अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम 12th क्लास फिजिक्स के जो पीपीए का पेपर है इसकी तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। तो बज़ाहिर तो स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या करना है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं साथ साथ वो चीज़ें एक्सप्लेन भी करता चलूँ, ताकि अगर आपको किसी किस्म का तो मसला होता है तो वो उसमें सॉर्ट आउट हो जाए। तो जब भी आपने कोई भी प्रैक्टिकल, टोटल आपके हैं ही 13 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है? और उनमें से 2 प्रैक्टिकल्स इस तरह हैं जिनमें सीआरओज़ का आता है, वो वाले तो अ, करने तो सारे ही हैं, लेकिन सिर्फ़ आपने ये देखना है कि किसमें से क्या पार्ट नहीं करना। तो एक चीज़ ये मैं पहले बताता चलूँ कि जो टोटल आपके 13 प्रैक्टिकल्स हैं, जि टोटल आपके ये 13 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है? 13 प्रैक्टिकल्स। अब इन प्रैक्टिकल्स में बेटा जस्ट 2 प्रैक्टिकल्स इस तरह के हैं जिनमें सीआरओज़ का ज़िक्र आता है। सीआरओज़ यूजुअली, और सीआरओज़ वाला पोर्शन जो है बेटा ये फॉर्मेटिव है, ठीक है? तो मतलब पेपर में कोई भी क्वेश्चन सीआरओ के मुताबिक नहीं आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन वाला स्टेप बताने से पहले, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करेंगे, आपकी बुक में तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में तो सीआरओ का टॉपिक ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह इसको प्रिपेयर करेंगे? ये एक पैनिक मोमेंट होती है। इसलिए याद रखिएगा कि जितने भी प्रैक्टिकल हैं आपकी और लिस्ट में 13 प्रैक्टिकल्स हैं, सारे के सारे आपने करने हैं, लेकिन जो फॉर्मेटिव पार्ट है, वो वाला आपने नहीं करना, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमने कोई भी प्रैक्टिकल अगर हमारे पास है, हमने उसको प्रिपेयर करना है, तो हम किस तरह करें, ठीक? अच्छा, सबसे पहली बात रखिए कि 4 चीज़ें जो है ना, वो आपने हमेशा किसी भी प्रैक्टिकल की आ जाए, तो वो आपने याद करनी है। मतलब कोई भी 13 प्रैक्टिकल्स हैं, आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 4 चीज़ें जो है ना, ये 4 चीज़ें, ये आपने हमेशा ये 4 चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी ही करनी, ठीक है? याद करनी, इनको भूलना नहीं है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है, वो आता है apparatus। ज़्यादातर केसेज़ में apparatus सेम होता है या कम होता है, या स्टूडेंट एक-एक बार पढ़ के इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बन सकता है कि ऑपरेटर्स के नाम लिखें। तो ऑपरेटर्स आपने लाज़मी याद रखने। दूसरी चीज़ है जिसमें सारे क्वेश्चन ज़्यादातर क्लियर हो जाते हैं, वो होती है थ्योरी। और वो थ्योरी वही है जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है, फर्स्ट ईयर की हो या सेकंड ईयर की हो, वो सारी की सारी आपने प्रिपेयर करनी है। अब थ्योरी में क्या चीज़ें किस तरह प्रिपेयर करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके भी मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब प्रैक्टिकल है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर। अब इस ये पोटेंशियोमीटर है टॉपिक फर्स्ट ईयर का, ठीक है? आपने अब जितनी भी फर्स्ट ईयर में उसकी थ्योरी है वो सारी की सारी प्रिपेयर कर। अब जैसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि पोटेंशियोमीटर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं ओवर द वोल्टमीटर, एक बात। दूसरी बात ये, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? किस बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है? सर्किट डायग्राम पोटेंशियोमीटर की क्या है? अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी है बेटा, ये सारे के सारे इसकी थ्योरी में क्लियर हो जाते हैं। तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक उठाएँ, उसको ओपन करें, चाहे बेल मेथड वाला टॉपिक है, वहाँ पे जाके व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर मिलेगा, आप वहाँ से पोटेंशियोमीटर पढ़ लें। चलें, ये थ्योरी है, इसी थ्योरी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नोटबुक्स में लिखी हुई होती हैं, वो बेटा लाज़मी आपने प्रिपेयर करनी है। वो इसी के अंदर होते हैं बेटा फ़ॉर्मूलाज़। मिसाल के तौर पे हम कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका फ़ॉर्मूला हमें पता हो। अभी जिस तरह मैंने पोटेंशियोमीटर की एग्ज़ाम्पल दी है, इस पोटेंशियोमीटर के केस में हमें जो ग्राफ ड्रा करना होता है या जब ईएमएफ कंपेयर करनी होती है, तो हम उसमें रिलेशन चूज़ करते हैं कि ईएमएफ प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो यहाँ से ईएमएफ इक्वल होती है केएल के। अब ये बुक में लिखा हो, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अब जो आपका पहला प्रैक्टिकल है, अगर मैं उसकी बात करूँ, पहले प्रैक्टिकल का नाम जहाँ तक मुझे याद है, उसमें हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और उस स्फीयर का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है।
स्क्रू गेज की हेल्प से। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला या स्क्रू गेज आपके बुक्स में तो उस तरह नहीं है। तो आपने क्या करना है कि प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर जितनी थ्योरी लिखी है बस वो करनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करी। अगर आपने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ लिया, मोर देन इनफ। इसके अलावा प्रैक्टिकल नोटबुक है तो वो बहुत है। अब जिस तरह मैं इस स्फीयर की एग्जांपल देता हूँ कि इस ये प्रैक्टिकल नंबर जो आपका एक्सपेरिमेंट 1 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट लिखे या प्रैक्टिकल लिखे आपकी मर्जी। इस ये जो पहला प्रैक्टिकल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है वॉल्यूम का, वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई पाई 6 टी क्यूब। है ये वही 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अब यूज ये हुआ हुआ है। अब इसको जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल नोटबुक से ये थ्योरी वाला चीज, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वही टेबल में यूज करेगा और उसको आता हो। जिसने नहीं पढ़ा होगा बेटा उसको कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो तीसरी चीज आपने करनी है बेटा प्रिपेयर, वो है हमारे पास इसके सर्किट डायग्राम या जो भी डायग्राम इसमें हो। तो ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सर्किट डायग्राम्स का आता है। मैं लिख लेता हूँ सर्किट डायग्राम। बाकी जो दूसरी डायग्राम्स होती है ना बेटा, वो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो बनी हुई होती है, हमें सर्किट डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। और लास्ट है जो आपको पता हो वो है बेटा प्रिकॉशंस। हर प्रैक्टिकल के आपने कम से कम 2 से 3 प्रिकॉशंस बेटा याद कर ले। ठीक है, हर सूरत आपने याद करने। ये पेपर में बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जितना भी पीबीए बनेगा वो उनमें ये क्वेश्चन होगी। अब बात ये आती है कि प्रिकॉशंस या तो आप याद कर लें, ये वो 4 चीजें जो आप याद कर सकते तो आपने करनी है। अब 2 चीजें रह गई हैं जिनका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया। अब वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? वो 2 चीजें हैं, एक प्रोसीजर और दूसरा टेबल्स। अब बेटा एक चीज मैं आपको क्लियरली बताता चलूं कि प्रोसीजर कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। 10 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जो भी आप कर ले कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रोसीजर पढ़ेंगे तो फिर जाके आप इसके प्रिकॉशंस या और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको आंसर आएगा। इसके लिए अगर आपने अपने स्कूल कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, सॉन्ग्स पुट नहीं किए, कोई मसला नहीं, आप प्रोसीजर पढ़े, समझ आ जाए। नहीं वो भी नहीं आती तो यूट्यूब से कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो देख लें, यू गेट द कॉन्सेप्ट। प्रोसीजर करने की जरूरत। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल्स। अब बेटा टेबल्स में ये होता है कि इनमें हमारे पास ना रीडिंग्स होती। पहले ये होता था कि ये हमें याद रखने पड़ते थे क्योंकि हमें रीडिंग चाहिए थी। अब तो वो हमें खुद रीडिंग देंगे। जो क्वेश्चन आएगा टेबल के मुताबिक वो तो वही क्वेश्चन होगा, जब तक उसमें रीडिंग नहीं होगी वो क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो इस चीज को मेक श्योर करें कि जब भी आपके पास आता है, क्या नाम है इसका, पीपीए का पेपर या आपने प्रिपेयर करना है, तो आपने अगेन ये 4 चीजें करनी है। ऑपरेटर्स करना है, थ्योरी करनी है, सर्किट डायग्राम करनी है, प्रिकॉशंस करने हैं। टेबल के अंदर सिर्फ आपने ओवरऑल टेबल याद नहीं रखना कि कौन सा टेबल किस तरह बन रहा है, क्या हो रहा है। इस तरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अगर याद रखना है तो ये याद रखना है कि जो चीज आपने रिमेम्बर रखनी है वो है कि इस टेबल्स के अंदर जो क्वांटिटीज यूज हुई थी उनकी यूनिट्स क्या है। जस्ट आपने ये याद करना है बेटा। मैं फिर रिपीट कर दूं, जस्ट आपने टेबल्स के अंदर यूनिट वाली चीज ये याद रखनी है, या फिर इसमें अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर याद रखना है तो ये करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो ये 4 चीजें जो आपने याद रखनी है, 2 चीजें जिन पे इतना आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। और अगेन पीपीए बहुत आसान है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के पेपर में एसएलओ बेस में मार खा रहे हैं, उन्हें अब नहीं समझ आ रही किस तरह प्रिपेयर। सिर्फ आपने फोकस रखना है याद करने पे। ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये तो वो चीजें थी जो सिंपल थी। बस अब इसमें हमारे पास आके 2 ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 90% बच्चे मार्क्स जो है वो लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं वो लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो हमने क्या डिस्कस करना है, वो बातें डिस्कस करनी है जिसमें 90% मार्क्स जो हैं
स्टूडेंट के वो रिड्यूस हो जाते हैं एग्ज़ाम में। अब वो 90% में कौन-सी 2 चीज़ें आती हैं बेटा? एक है कि जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल के रिस्पेक्ट जो भी फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आपने किस तरह उसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी, ठीक है? पहली चीज़ है, उसमें हमने कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी। अब बज़ाहिर तो बच्चे कह लेते हैं हमने पढ़ा हुआ है अनसर्टेनिटी एक एब्सोल्यूट एक परसेंटेज है, बस वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए मैं फिर आपसे रिपीट करूँगा, बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस करके जाएँ कि कैसे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा इसी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 जिसमें ये फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है, ठीक है? ये लिखा हुआ है पाई/6 टी क्यूब। अब इसमें ये जो टी क्यूब है, ठीक है? ये जो डी क्यूब है, ये डी क्यूब है डायमीटर है। अब डायमीटर ये किसी इंस्ट्रूमेंट से लिया है। तो मैं यहाँ पे ही चलिए इसकी ये बातें लिख देता हूँ सारी ताकि आपको कुछ क्लियर रहे। तो अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास जो हम प्रैक्टिकल्स में डिस्कस करते हैं, एक तो हो गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक हमारे पास होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं अनसर्टेनिटी। एक होती है बेटा जिसको हम कहते हैं टोटल अनसर्टेनिटी। अब ये टोटल अनसर्टेनिटी से मुराद क्या चीज़ है? टोटल अनसर्टेनिटी से मुराद ये है बेटा कि जो रैंडम अनसर्टेनिटी होती है प्लस लीस्ट काउंट। रैंडम अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए कि टोटल अनसर्टेनिटी तो यही होगा ना एब्सोल्यूट या परसेंटेज या ओवरऑल लिखना। नहीं बेटा इस तरह नहीं है। अब मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है, उसमें हम जो है वो स्क्रू गेज यूज़ करेंगे। वो स्क्रू गेज यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है? सॉरी, वॉल्यूम तो हम प्रैक्टिकल में फाइंड करते हैं। स्क्रू गेज से हम हमारे पास जो स्फीयर होता है बेटा, उसका हम डायमीटर फाइंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में इस इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई स्मॉलेस्ट रीडिंग तो होगी और वो स्मॉलेस्ट रीडिंग हमें पता है कि उस स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वो लीस्ट काउंट यही है कि मतलब जो भी हम रीडिंग लेंगे उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होगा। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, जब हम उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, ये वाली बात तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रॉपर प्रैक्टिकल अपने वो पीबीए की बुक से नहीं देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डायमीटर ये फाइंड करता हूँ। वैसे मैं बताता हूँ कि डायमीटर मैंने फाइंड किया है, मीटर में फाइंड कर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। 2, 2, 3, 4, 6 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब कितनी रीडिंग्स है ये? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें जो रैंडम अनसर्टेनिटी है बेटा, ये कैसे कैलकुलेट करनी है? ये रैंडम अनसर्टेनिटी। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ कि जो रैंडम अनसर्टेनिटी है बेटा, ये जस्ट एक तरह से आप समझ लें मीन वैल्यू को ही कहते हैं। मतलब मीन वैल्यू क्या आती है वही आपकी एक तरह से अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है? ये मैंने डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दी है, इतना यूजुअली होता नहीं है। चलिए मैं अभी समझा ही रहा हूँ तो लिख देते क्या फ़र्क पड़ता है। इसको 3.5, 2.5 या 2 इस तरह कर लेते हैं। चलें, रैंडम अनसर्टेनिटी बेटा जब भी आपने कैलकुलेट करनी है, रैंडम अनसर्टेनिटी, तो ये होती है बेटा जो आपके पास लार्ज वैल्यू है माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अगेन वही बात है मीन वैल्यू जैसे आ, ये अगेन बहुत बड़ा गैप है। मैं इसको इस रीडिंग को थोड़ा-सा ठीक कर लेता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रीडिंग है 2 है, एक 2.1 है, एक 2.2 है, फिर अ, 2.2 है, फिर 2.3 है। तो अब जब मैं ये करूँगा तो मेरे पास स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 2.3 है। 2.3 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास 2 है। डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा बेटा 0.3 डिवाइडेड बाय 2 जो आ जाएगा 0.15, ठीक है? तो अब ये वाली वैल्यू फिर इसका लीस्ट काउंट
मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल अनसर्टेनिटी आएगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा-सा काम आपने करना है कि किस तरह आपने अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट करना है, ये सीख लें बेटा, ठीक है? मेरी कोशिश होगी कि अगर आप लोगों को ज़रूरत होती है, तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँ प्रॉपर कि किस तरह अनसर्टेनिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अगेन जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएँगे बेटा, एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएँगे। अच्छा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे भी मेरे पास इसी प्रैक्टिकल का ये फ़ॉर्मूला है, मैं इधर लिख देता हूँ V इज़ इक्वल टू पाई बाय 6 टी का क्यूब। अब मुझे अनसर्टेनिटी इसके अंदर भी पता है, मुझे मालूम है कि जो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर कितनी है। आई नो दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेल डी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 0.002 है, मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अब इस वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी बेटा कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम की आप वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन जो आपने आंसर लिखना है उसके अंदर तो अनसर्टेनिटी चाहिए। तो आप किस तरह बेटा डेल वी निकालेंगे? अब ये क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट वे बताता हूँ। पहला तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, जस्ट आप अपने क्या कहते हैं कि पाई बाय 6 को भूल जाएँ और आप अपने फर्स्ट ईयर का जो आपने प पावर रूल पढ़ा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी मल्टीप्लाई जो इसकी पावर है, जैसे यहाँ पे 3 है, वो करें और फिर आप उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करें वो। लेकिन अगेन ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, ये वही एक तरह से, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट वे हो जाएगा। वो ये है कि बेटा जो रेशियो होती है अनसर्टेनिटी इन वी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इक्वल डेल डी बाय डी, और यहाँ पे हम पावर लिख देंगे, ठीक है? मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये 3 आए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पावर आएगी। आप अब 2-3 अपने पीबीएस देखेंगे, जैसे सेकंड प्रैक्टिकल में आपने रेडियस फाइंड करना है, उसमें यहाँ पे 7 आ जाएगा, यस, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा। तो या मैं इधर एक और एग्जांपल चले ले, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है a इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, जस्ट वैसे ये हमारे पास ये है। अब a इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, इसमें तो आप बेसिक अपना फिर दोबारा पावर रूल लगा सकते हैं, परसेंटेज मल्टीप्लाई करें और वो करें। लेकिन अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी, ये हमारे पास अगर हमें ये ऑलरेडी मालूम है, ये हमारे पास मौजूद है, ये वैल्यू हमें नोन है, हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी एक्स के अंदर कितनी है, और हमारा गोल है कि हमें अनसर्टेनिटी ए के अंदर फाइंड करनी है। आल दो ए की और एक्स की हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज भी पता है, तो वो बेटा हम कैसे करेंगे? जस्ट अगेन सेम इसी को रिपीट करेंगे। हम लिखेंगे डेल ए बाय ए इक्वल टू जो पावर है 6 डेल एक्स बाय एक्स। तो अगेन अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो चीज़ मैं ये येलोज में कर रहा हूँ, ये हमें नाउन है, ये तीनों, ये दोनों और ये तीसरी, ये चीज़ नाउन है। और ये जो 6 थी, 6 अगेन हमारे पास बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 हमें हमारे पास क्या है? पावर है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट अगेन जो भी आपको रेशियो या जो आपको फॉर्मूला पता है ये वाला, वही अप्लाई किए। तो मेरी अगेन कोशिश थी कि मैं यहाँ पे आपको 2 नई चीज़ें अनसर्टेनिटीज़ के बारे में बताता चलूँ। एक ये रैंडम अनसर्टेनिटी, और ये उस वक़्त होगी जब लीस्ट काउंट वगैरह का ज़िक्र आएगा, ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर। और दूसरा कि जब आपके पास अगेन डी में आपको अनसर्टेनिटी पता है, इस तरह भी हमने रैंडम प्लस लीस्ट काउंट करके निकाला, तो आप वी में निकाल लें। मज़ीद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मज़ीद अभी आपको एक्सप्लेन करूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगेन अगर नहीं समझ आता, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी आपको क्यूरी होती है, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी वो कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से ये स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएँगे, सारे के सारे जो भी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे। ठीक है? अगर आप वीडियो देखने में आपको मसला आता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो बेटा सेकंड थिंग आती है, ठीक है? 90% मार्क्स किसमें रिड्यूस होते हैं? अनसर्टेनिटी निकालना। बच्चों को नहीं आता होता,
और दूसरी चीज होती है बेटा, वो होता है ग्राफ ड्रा कर। ये बेटा दूसरी चीज है, GRAPH, ग्राफ। अब ग्राफ जब हमने ड्रा करना होता है तो हमें कौन कौन सी चीजों का पता होना जरूरी है। अब उसमें बेटा सबसे पहले ये आपको पता हो कि जो दो चीजें हैं जिनके दरमियान आपने ग्राफ ड्रा करना है वो कौन सी हैं। अक्सर अब पीपीए में ना ये भी गिवन होता है, ठीक है। आप तो फेडरल बोर्ड का फर्स्ट टाइम देने जा रहे, ए लेवल ओ लेवल्स के जितने भी पीपीएस होते हैं काफी अरसे से चले हैं, वो यही पैटर्न यूज करते हैं, और सेम फेडरल वाले भी यही करते हैं, ठीक है। पहली चीज होती है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ यू हैव टू फिगर आउट कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज होनी चाहिए, वाई एक्सिस पे। पहले तो यही कि कौन सी दो चीजें, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे हमने कौन सी रखनी है और वाई एक्सिस पे हमने कौन सी रखनी है। अब अगेन, क्यों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? क्योंकि बेटा याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे हम हमेशा वो चीज रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा बेटा वो चीज रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। मैं भी एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा दूंगा कि हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है बेटा वो हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे। और व्हेन वी टॉक अबाउट द वाई एक्सिस, देन बेटा वाई एक्सिस पे हमारे पास एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है, जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तीन चीजें आपको पता हो, पहला किन दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। दूसरी बात आपको क्या पता होना जरूरी है, दूसरी चीज ये है, मैं यहाँ पे चले नंबरिंग दे देता हूँ। क्वांटिटीज आपको पता हो, ठीक है। पहली बात ये कि आपको क्वांटिटीज का पता हो, दूसरी बात ये हो गई ग्राफ का पता हो बेटा आपको। तीसरी बात है बेटा कि ग्राफ में जो स्केलिंग करनी होती है वो, कि ये वाला जो एक बॉक्स है, ये वाला, इस एक बॉक्स की क्या वैल्यू है। या आपके पास जो ग्राफ पेपर है उसमें एक अगर शायद बोल्ड जरा ज्यादा डार्क लाइंस आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स पे देख सकते हैं, वो इस तरह बनी होंगी, तो ये एक बिग बॉक्स हो जाएगा। अब इस बॉक्स की हमने एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू रखनी है, वाई पे क्या रखनी है, ये, और कब स्केलिंग करनी है कब नहीं करनी। बच्चे इस पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जो हमें ग्राफ में वैल्यू दी गई होती है, अगर वो वाली वैल्यू हम एज इट इज यूज करें तो फिर भी ग्राफ बन जाता है। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि एक एक्सिस पे शायद आप कर लें, दूसरे एक्सिस पे आपके वो पॉइंट्स ही ना मिले, फिर जब आप शेप बनाते हैं तो वो एग्जैक्टली शेप नहीं बन रही होती। अच्छा, अब इसमें भी एक लॉजिक है कि कब शेप बनती है और कब नहीं बनती है। तो मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहली मैं आपको बात करता हूँ एक्सिस की। पहला तो बीइंग ए स्टूडेंट जब आप थ्योरी प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी हमने इंडिपेंडेंट वैल्यू है और कौन सी हमने मतलब इंडिपेंडेंट रखनी है और कौन सी डिपेंडेंट रखनी है। हम आपको पता होगा कि किसको चेंज करने से क्या हो रहा है। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि जब भी आपके पास अगर बेटा आता है टेबल यू बना हुआ होता है इस तरह, यू, ठीक है। अब इसमें बेटा जो ऊपर वाली ये लाइन है ना, यहाँ पे हमेशा बेटा इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखी जाती है। 99.9%, आप 100% कह ले केसेस में जो पहली लाइन होती है बेटा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है या क्वांटिटी की होती है, और जो दूसरी लाइन होती है बेटा यहाँ पे वो डिपेंडेंट क्वांटिटी की होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिंपल पेंडुलम का केस ले लेते हैं कि यहाँ पे एल ले लेते हैं, यहाँ पे टी ले लेते हैं। तो ये एक, दो, तीन यूं कर लेते हैं, 0.246। एक मिनट रुकिएगा, मैंने ये कहीं पे टेबल शायद बनाया हुआ भी है, फोर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ। एक मिनट रुकिएगा, 0.4681
1.2, इतना बहुत है ग्राफ। आ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसी में जो टाइम की वैल्यूज है वो है मेरे पास 1.28। नेक्स्ट है 1.56। ये मैं वैल्यूज ले लेता हूँ। 1.81, वो 2.01 और 2.2। अब बेटा मैंने आपको बता दिया एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है और क्यों रखना है। आपको इस बात का इल्म है, तो हम यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इस तरह करता हूँ कि डार्क लाइन्स ड्रॉ करता हूँ ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो सके। जगह की हमारे पास कमी है, मैंने ये चीज़ इधर गलत कर दी है। 1 मिनट से अगर आप रुक जाए तो इसको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ इस जगह, ताकि हमारे पास में थोड़ी सी गुंजाइश बन जाए। चलिए जी, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये आप समझ लें वाई एक्सिस की लाइन है और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गए। यहाँ पे हमने रखनी है लेंथ एल, इसको हम मीटर में ले लेंगे, यूनिट लिख लें, टाइम टी, ये सेकंड्स में है, ठीक है भाई। अब आपने नेक्स्ट पहली चीज हमने लिख ली कि इन दो चीजों के दरमियान है और हमें पता भी है कि कौन सी डिपेंडेंट है कौन सी इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू बेटा वो स्केलिंग है। अब स्केलिंग में बेटा आपने ये देखना होता है कि पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं कि एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटीज है उनके दरमियान क्या डिफरेंस फिक्स है कि नहीं है। अगर डिफरेंट फिक्स है तो फिर तो बेटा स्केलिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे 0.4 और 0.6 को अगर मैं माइनस करूं तो इसमें आंसर 0.2 आता है। सेम गोज फॉर 0.8 और 0.6 को मैं माइनस करूं तो आंसर बेटा 0.2 आता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो डिफरेंस है एक्स एक्सिस की वैल्यूज में वो फिक्स्ड है। ठीक है, मैं एक चीज फिर क्लियर कर रहा हूँ कि जो डिफरेंस है वैल्यूज में वो फिक्स्ड है। जो एक्स एक्सिस की बेटा वैल्यूज है, ठीक है, इनमें जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है। तो हमें किसी किस्म की स्केलिंग की जरूरत थी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने वो मार्क्स गेन करने, तो हम लिख देते हैं कि स्केल क्या लिख लेते हैं, एक बिग बॉक्स जो है वो उसके डिफरेंस के इक्वल है। वो कितना है, 0.2। मिसाल के तौर पे अगर ये 0 है तो ये वाली जो बॉक्स है यहाँ तक, आप इसको बड़ा बॉक्स भी रख सकते हैं जिस तरह मैंने पहले कहा था। अभी क्योंकि मेरे पास एक बिग बॉक्स ये वाली चीज है तो मैं भी इसी को कंसीडर कर रहा हूँ। ये 0.2 है, नेक्स्ट 0.4, नेक्स्ट 0.6, 0.8, 1, 1.2, यहाँ तक है मेरा। हाँ, यहाँ तक ये इनफ है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे बात करते हैं फ्रेंड। अब आप लोगों का अक्सर ये भी क्वेश्चन होता है कि जो हम वैल्यूज पीबीए में या कोई भी आप की यूज कर, उसमें दी हुई तो है, लेकिन जब आप वो ड्रॉ करते हैं ग्राफ बन जाता है। लेकिन अगर बेटा पेपर में ग्राफ ऐसा आ गया जिसमें डिफरेंस फिक्स ना हुआ तो फिर आप क्या करोगे। फॉर एग्जांपल इधर आप बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें इन वैल्यूज को, जो वाई एक्सिस की हैं, ये टी से लेकर ये सारी की सारी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इनको देखें जो मैंने अभी हाईलाइट की है, मैं दोबारा इन्हें कर देता हूँ, ये सारी की सारी, इन्हें अगर आप देखो तो क्या इनका जो डिफरेंस है वो फिक्स है। ठीक है, अच्छा ये वाली बात आपने नहीं लिखनी है, मैंने सिर्फ ये वाला आपको समझाने के लिए लिखा है। जो स्केलिंग होती है उसकी हेडिंग दे के आपने जस्ट लिखते हैं एक बिग बॉक्स जीरो कितनी अमाउंट का है, तो वो मेरा 0.2 था। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे डिफरेंस देखते हैं कितना है, तो वाई एक्सिस की मैं हेडिंग देता हूँ, ठीक है जी। अब वाई एक्सिस में डिफरेंस देखते हैं जी कितना है। वैल्यू है 1.56,
1.28 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका आंसर आएगा रफली मेरे पास अगर मैं करूँ तो ये आता है 0.31। ठीक है। और अगर मैं 1.81 और 1.56 इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 1 कैरी। तो 11 में से 6 के 5 और 0.25। तो यहाँ से अगर आप नोट करें बेटा तो ये देखें 0.31, 0.25। क्या वाई एक्सिस पे डिफरेंस फिक्स्ड है? नहीं है। तो जब वाई एक्सिस पे डिफरेंस फिक्स नहीं होता बेटा, उस वक्त हम स्केलिंग यूज करते हैं। ठीक है। फिक्स है फिर भी स्केल करना है। स्केलिंग का मतलब फिक्स में ये एज होता है कि आपको स्केलिंग के लिए फिक्स नहीं करना पड़ता कि ये एक स्पेसिफिक अमाउंट का डिफरेंस रख के मैंने इंक्रीमेंट लगा देना। जैसे अभी ये देखें मैंने ये यूज किया है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 और 1.2। इसमें अब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने यहाँ से देख लिया था कि ये वैल्यूज जो है वो फिक्स है, उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स है। लेकिन इसमें मसला है। खैर अब इस मसले को कैसे हल करें, तो इसको भी हल करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, हमने अब कोई ऐसा नंबर फिक्स चूज करना है कि जिसमें हमारा जो इंटरवल है, मतलब जो वाई एक्सिस की वैल्यूज है, जो 1.28 से स्टार्ट हो रही है और 2.2 पे खत्म हो रही है, वो हो। ठीक है। तो अभी मैं वो चीज करने जा रहा हूँ जो एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ग्राफ बनाते हुए करता है। वो क्या करता है कि देखिए मैंने यहाँ से 0 से वैल्यू स्टार्ट की है ना, तो मेरे पास कितने बॉक्स बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मेरे पास बॉक्स बने एक्स एक्सिस पे। अब क्या 6 ही बॉक्स मैंने वाई एक्सिस पे ही बनाने? ये बात जब स्टूडेंट के माइंड में आती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जितने बॉक्स एक्स एक्सिस पे हैं उतने ही बॉक्स हमने वाई एक्सिस पे बनाने। बेटा इस तरह की कोई बात, कम से कम आप कोशिश ये जरूर किया करें कि दोनों तरफ मिनिमम बॉक्सेस 5 या 5 से ग्रेटर हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। अगर नहीं तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। एक्स एक्सिस पे आप अपने हिसाब से स्केलिंग लें, वाई एक्सिस पे आप अपने हिसाब से स्केलिंग लें। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 0x हम ओरिजिन 0 ही लेते हैं, एक्स में भी और वाई में भी। और मैं यहाँ पे जो अगर इंक्रीमेंट है वो मैं लगा रहा हूँ 0.2 का। ठीक है। अभी जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि मैंने वो कर दिया है ऊपर, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन हम ये ऐड करते हैं। देखिए जब मैं स्टार्ट ही करूंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पे रखा ना 0.2 का, तो यहाँ से भी अगर मैं 0.2 स्टार्ट करता हूँ, ये 0.4 होगा, यहाँ पे 0.6 होगा, यहाँ पे 0.8 होगा, यहाँ पे 1 पॉइंट होगा, यहाँ पे 1.2 होगा। तो आप जरा देखें अब भी 1.2 से ऊपर में जाऊंगा तो फिर मेरी ये वैल्यू स्टार्ट होगी। ठीक है। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि क्या हमने अब यहाँ से ही वैल्यू करनी है। तो बेटा यहाँ से अब इसी तरह अगर आप 0 0 से चलते हैं फिर भी ठीक है, यू नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप ग्राफ को और ऊपर लंबा ले जाए, ठीक है, और फिर ड्रा करें, कोई मसला नहीं है। बेशक आपके 10 सेल्स बनते हैं, 12 बनते हैं, 20 बनते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं ग्राफ शॉर्ट बने, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा ग्राफ की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ जो है वो शॉर्ट बने, तो आप इस वैल्यू को यहाँ से 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कि पहली वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 होगी, ये वाली वैल्यू आप ले लें 1.2, ये ले लें 1.4, ये 1.6, ये 1.8, ये 2 और ये 2.2। तो अब इसका क्या फायदा हुआ है आपको? इसका आपको ये फायदा हुआ है कि देखें मेरे जितने बॉक्सेस थे, जितनी मेरी जगह थी, उसमें ये बन गया सारा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों में, स्टिल वो कितना है? वो 0.2 का है। तो यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा कि एक बिग बॉक्स जो है स्टिल वो मेरा 0.2 का है। मेरी ये कोशिश है कि मैं हर चीज वहां पे एक्सप्लेन करूं जहां पे उसकी जरूरत होती है। अभी हम इस ग्राफ को ड्रा करते हैं। पहली वैल्यू है जी 0.4 से 1.28।
अब 0.4 तो ये है, ये वाली वैल्यू है, लेकिन हमें 1.28 का नहीं पता। लेकिन हमें तो पता है 1.4 का, और हमें पता है 1.2 का, लेकिन 1.28 क्या होगा? तो अगेन, ये मैं अभी ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ, ये वेरी करेगी मेरे पास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास ये जो एक बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर अगर मैं वाई एक्सिस पे ऊपर जाऊं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। आपके पास इस तरह नहीं होगा, आपके पास पेपर में इस तरह का ग्राफ आएगा जिसमें एक बॉक्स बड़ा ये वाला होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 10 छोटे बॉक्स होंगे। क्योंकि मैंने अभी ये छोटा वाला ये वाला लिया है, तो मेरे पास स्मॉल बॉक्स कितने 5 है। तो मैंने क्या करना है, जो मेरा डिफरेंस है बेटा उसको 5 से डिवाइड करना है। तो जब मैं डिफरेंस जो है मेरा वो है 0.2, और मैं अगर इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आता है? 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लूँ। 1 मिनट। 0.2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आता है बेटा 0.04। तो इसका मतलब एक बॉक्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 0.04। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 स्मॉल बॉक्स 0.04। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। अब हमने कहाँ से ऊपर जाना है? हमने ऊपर जाना है बेटा 1.2 से। तो कैसे ऊपर जाएं? बहुत आसान है, ये फॉर्मूला याद रख लें। जहां से ऊपर जाना है उसको सबसे पहले लिखे। मैं इसको देखे सबसे पहले लिख रहा हूँ 1.2। ठीक है, प्लस 0.04 से मल्टीप्लाई करें आप। ये जो है ये नंबर ऑफ बॉक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्स, पहला बॉक्स है तो 1 लिखेंगे, दूसरा बॉक्स है तो 2 लिखेंगे। अब आप जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कैलकुलेटर पे 2 लिखता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई 2 करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1.2 प्लस 0.08, ये आ जाएगा 1.28। क्या यही वैल्यू नहीं मुझे चाहिए थी? जरा आप नोट करें 1.28। इसका मतलब मैंने कहीं दूर नहीं जाना, मैंने सिर्फ पहला नहीं तो दूसरा बॉक्स यहाँ तक आ जाना है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, और मैं ये दूसरे बॉक्स पे है, ये वाली वैल्यू मेरी 1.28 है मुझे। और ये तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। इसी तरह बेटा आपने क्या करना है कि ये सारे का सारा, अभी जिस तरह मैंने वैल्यूज आपको बताई है, ये वाली चीज जब आप यूज करेंगे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट वैल्यू होगी, ये वाली फर्स्ट वैल्यू, दिस वन, ये हमेशा वो वैल्यू होगी जिससे ऊपर या जिससे आगे आपने जाना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू वो इंक्रीमेंट होगा जो एक छोटे बॉक्स की वैल्यू है। और ये वाली वैल्यू जो बेटा ये लिखी हुई है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। तो जब भी अभी देखें, अगर ये वैल्यू ना आती मैं क्या करता? मैं 2 की जगह 3 पुट कर देता, 3 की जगह 4 पुट कर देता। मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं इस कैलकुलेटर पे जस्ट ये वैल्यूज पुट करता, और मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो जाता, तो मुझे कंफर्म हो जाता कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये सारी बेटा चीजें थी जो मैंने एक्सप्लेन करनी थी। बाकी मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप 2 चीज़ों की अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाएँ, एक अनसर्टेनिटी और दूसरा क्लास। मज़ीद अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी है, कोई बात नहीं समझ आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।